चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रमोद सिंह। आज जो है आप लोगों की एमपीजीएस का 6th क्लास है और आज का सेशन जो हमारा होने वाला है किस चीज़ को लेकर के होने वाला है, एमपी की मिट्टियों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मिट्टियों में क्या क्या चीज़ें आप लोगों की स्पेसिफिक होने वाली हैं उसको हम एक एक से क्लियर करते हैं। सबसे पहला जो अपना रहेगा आज मैं आपको बताना चाहूँगा, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्लस कोर्स जो है लॉन्च हो चुका है, तो इसको यदि अभी आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिए। ओके, एंड ये वाला कोर्स जो अभी आप पढ़ रहे हो, सबसे पहले आप लोगों का जो है मध्य प्रदेश में मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है, किस किस आधार पर बांटा गया है, एंड ये 5 टाइप मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इसका जो है मिट्टियों का वर्गीकरण मैं आपको ग्राफिकल मेथड से पढ़ाऊँगा जो रेगुलर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, एंड और आप लोगों का जो एमसीक्यू रहता है वो वाला सेशन रहेगा। ओके, तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिएगा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किस तरीके से हमको इस चीज़ की शुरुआत करना है। ओके, तो सबसे पहले जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो आप लोगों का काली मिट्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। काली मिट्टी एक्चुअल में क्या कहते हैं, इसका अन्य नाम क्या होता है। काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं, काली मिट्टी को हम ह्यूमस या रेगर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। स्थानीय लोग इसे हम जो है कन्हेर भी कहते हैं। कन्हेर आप लोगों ने सुना होगा, काली मिट्टी को कन्हेर के नाम से भी जाना जाता है ना। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है ये। एमपी में इसका एरिया काफ़ी ज़्यादा है। आप इसे ग्राफ के माध्यम से देख सकते हो कि काली मिट्टी जो साधारण काली मिट्टी है आप लोगों का उत्तर भारत का मैदान, मतलब कह सकते हैं यूपी का जो मैंने आपको ग्राफिकली कंडीशन पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग उत्तर में, और बीच में जो आप लोगों का पठार पड़ता है, पठारी एरिया में, दोनों जगह ही आप लोगों का जो है बराबर मात्राओं में ये पाया जाता है। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला जो इलाका आप लोगों का है इसको आप लोग क्या कहते हो, जो उत्तर का मैदान कहते हो ना ऊपर वाले इलाके को, तो उत्तर भारत के मैदान में ये वाला रहता है। अब मध्य भारत का पठार यहाँ तक आप लोगों का रहता है, तो इस वाले इलाके में पूर्णतः काली मिट्टी पाई जाती है। ऊपर आप लोगों का जलोढ़ कछारी मिट्टी पाई जाती है। एंड ये जो आप लोगों का है हिमालय पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो बिल्कुल मध्य प्रदेश के मध्य से निकलती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ऊपर ये आप लोगों का मालवा का पठार पूर्णतः काली मिट्टी पाई जाती है। अब एक होती है आप लोगों की गहरी काली, एक होती है साधारण काली। तो यदि गहरी काली की बात करें तो आप लोगों का जो है सोन नर्मदा नदी की जो घाटी रहती है उसमें आप लोगों का पाई जाती है। धूपगढ़ की पहाड़ी पूर्णतः काली मिट्टी से घिरी हुई है। ओके, यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अधिकांश भाग में जो है आप लोगों का काली मिट्टी पाया जाता है एमपी में। साधारण काली हो, छिछली काली हो, गहरी काली हो, किस किस आधार पर इनको बांटा गया है, आइए हम इनके बारे में पूरी डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को स्थानीय लोगों से क्या है, भारी या कन्हेर भी कहते हैं। ओके, तो ठीक है, ये उसका अन्य नाम हो गया। सेकंड जो आप लोगों का है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टियों में से एक है। जो भी लोग बाद में क्लास देख रहे हैं तो उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगा, क्लासेस सडनली रिशेड्यूल की गई थी, इसीलिए अनअकैडमी का मैसेज आप लोगों का तो नहीं आता है और एक अपडेट आ गया है जिसके कारण मैं आप लोगों को मैसेज नहीं पहुँचा पा रहा हूँ। तो आप लोग यदि बाद में क्लास देखोगे तो प्लीज़ डोंट से लाइक दैट, नो वन इज़ हेयर। ठीक है, अगला इसमें आप लोग क्या कर रहा है, दक्कन ट्रैप। तो मालवा के पठार बेसाल्ट नामक अग्नेय चट्टानों से निर्मित यह लावा मिट्टी भी कही जाती है। दक्कन ट्रैप में मालवा के पठार में ऊपरी भाग को आप लोग क्या कहते हो, मालवा का पठार। जैसे कि ग्वालियर जो आप लोग का आता है, नीचे आप लोग का भोपाल विदिशा जो आप लोग का आता है मालवा के पठार में आता है। एंड आप लोगों का चीका और बालू निर्मित लोहे चूने की प्रधानता इसमें होती है और लोहे की अधिकता के कारण काला रंग चूने की उपस्थिति से इसमें आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता भी होती है। इसकी पीएच वैल्यू की बात करें तो इसका पीएच मान जो है आप लोगों का 6.3 से 6.4 प्रकृति का होता है। मीन्स जो मिट्टी आप लोगों की रहती है वो अम्लीय प्रकृति की रहती है। कैसी रहती है, अम्लीय, एसिड बेस्ड रहती है। काली मिट्टी जो प्रदेश के 510 लाख एकड़ क्षेत्रफल, मतलब प्रदेश का जितना क्षेत्रफल है उसका 48% भाग में पाई जाती है। अभी आप लोग सोच सकते हो प्रदेश का क्षेत्रफल कितना होगा, क्योंकि 510 लाख एकड़ में तो आप लोगों का यही है ना, मीन्स 48% आप लोगों का ये है। काली मिट्टी कपास के लिए सर्वोत्तम है। तो आप लोगों को पता है कि कपास का कारखाना भी आप लोगों का इंदौर में है शायद, है ना। कपास ढुलाई का जो कारखाना आप लोगों का कहाँ है, इंदौर में है। तो इसीलिए जो आप लोगों का मालवा वाला जो एरिया है इसमें देखिए, इस वाले इलाके में आप लोगों का ज़्यादातर कपास होता है। इसमें आप लोग को देखो धूपगढ़ की पहाड़ी यहाँ पर आप लोगों का आता है, यहाँ पर विदिशा आता है, इंदौर आता है, और आसपास जितने भी इलाके आप लोग पढ़ते हैं पूर्णतः मालवा का पठार जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से जो लगे हुए इलाके हैं ना, उनमें पूर्णतः कपास की ही खेती होती है। ओके, इसमें और काली मिट्टी को रेगर मिट्टी भी कहते हैं। अन्य नाम के रूप में हो गया है आप लोगों का भारी या कन्हेर मिट्टी या रेगर मिट्टी। इसमें फास्फोरस नाइट्रोजन जैव पदार्थों की कमी होती है। ठीक है भाई, फास्फोरस नाइट्रोजन जैव पदार्थों की कमी होती है। वही लाल पीली मिट्टी की बात की जाएगी तो लाल पीली मिट्टी आप लोगों से क्या कहती है, दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली बुंदेलखंड के कुछ भागों में बघेलखंड में यह पाई जाती है। बुंदेलखंड की बात कर रहा है
भाई लाल पीली मिट्टी आप लोगों को इसमें से दिख रही है, ये रही लाल पीली मिट्टी, मतलब इस वाले इलाके में पाई जाती है, जिसको यदि जो है जिलेबाई दृष्टि देखा जाए तो आप लोगों का अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, मंडला, उमरिया, कटनी, जबलपुर, सिवनी, इन इलाकों में आप लोगों को क्या है लाल पीली मिट्टी जो है पाई जाती है। तो इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ओके, पढ़ रहे हैं आज हम एक मिट्टी आप लोगों का मैंने कंप्लीट करवा दिया, काली मिट्टी। अब हम लोग क्या किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी जो आप लोगों का है वो इस इलाके में पाई जाती है, जैसे अनूपपुर हो गया आप लोगों का, डिंडोरी, उमरिया, सिंगरौली, सीधी, इस वाले इलाके में जो आप लोगों की लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इसकी विशेषताएं पूरी पढ़ेंगे हम। तो बघेलखंड में पाई जाती है, इस वाले इलाके को आप लोग क्या कहते हो, बघेलखंड कहते हो, मतलब जो आप लोगों का कह सकते हो तो पूर्वी इलाके को क्या कहते हो, बघेलखंड कहते हो। विशेषकर मंडलावाल, अगर सीधी, शहडोल, जिन जिलों की मैंने आपको नाम बताए थे, सीधी, शहडोल जो आप लोगों का पड़ता है वो लगभग पूर्णतः है, आप यहाँ बता दूंगा, यहाँ पर आप लोगों का क्या पड़ता है, सीधी पड़ता है। ये जो बॉर्डर में आप लोगों को ये लाइन बता रहा हूँ, ये लगभग सीधी की ही है, और इस तरीके से ये वाली जो लाइन है वो सीधी को ही कट करती है, यहाँ पर होगा, यहाँ नहीं, यहाँ आप लोगों का सीधी रहता है। सिंगरौली ये रहा, शाह है ना, सीधी सिंगरौली जो आप लोगों का रीवा संभाग जो आप लोगों का है ना, उसके ही जिले हैं ये। अब इसमें आप लोग क्या है, लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का निर्माण अर्कियन धारा, वर्ड तथा प्रमुखतः गोंडवाना कई चट्टानों के कारण, ऋतु शरण के कारण हुआ है। तो गोंडवाना लैंड जो आप लोगों की पहाड़ी है वो मैंने आप लोगों को बताई थी किस किस तरीके से आप लोगों की रहती है। तो आप लोगों को यहाँ पर कोई परेशानी जो है नहीं होना चाहिए, उसको लेकर के चला लो। नो, क्यों आपको कोई बाहरी आवाज़ आ रही है लक्ष्यदेव? प्लीज टेल मी, साउंड क्लियर आ रहा है? क्लियर आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलने दो। हाँ, तो लाल पीली मिट्टी आप लोगों का ये हो रहा है, कोई इशू नहीं है इसमें। अभी क्या पढ़ना था इसमें, लाल पीली मिट्टी हो गया। अब लाल पीली मिट्टी के रंग का निर्धारण किससे होता है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का स्पेशली बनता है इंपोर्टेंट फैक्ट में कि लाल पीली मिट्टी का निर्धारण किससे होता है। तो ये जो है फेरिक ऑक्साइड आप लोगों का एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसके चलते मिट्टी का रंग निर्धारित होता है। ठीक है, लाल पीली मिट्टी का पीएच मान की बात की जाए तो लाल पीली मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, 5.5 से 8.5 का, मतलब इसकी प्रकृति भी कैसी होती है, अम्लीय होती है। और काली मिट्टी के बारे में मैंने बताया तो इसका पीएच मान कितना होता है, 6.3 से 6.4, मतलब इसकी प्रकृति भी आप लोगों की कैसी रहती है, अम्लीय ही होती है ना। अर्थात मिट्टी अम्लीय से क्षारीय होती है। तो अम्लीय से क्षारीय होती है मतलब पहले 5.5 से अम्लीय, और जब 7 से आगे निकल जाता है तो प्रकृति कैसी हो जाती है, क्षारीय। मैंने साइंस में बताया था ये आप लोगों को। ये जो आप लोगों का इलाका है, मीन्स आप लोगों का जो है रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, सीधी, शहडोल, डिंडोरी, मंडला, तो पूर्वी आप लोगों का इलाका है। ये जो लाल पीली मिट्टी में पाई जाती है तो ये सर्वाधिक चावल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं। ठीक है, और इसमें ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए दलहनी फसलें नहीं होती, क्योंकि दलहनी फसलें को नाइट्रोजन की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, इसीलिए वो जिस इलाके में होती हैं जिसमें आप लोगों का जो है सर्वाधिक मात्रा में क्या हो, नाइट्रोजन हो। ओके, अगली मिट्टी जो आप लोगों की है वो जलोढ़ मिट्टी है। भाई जलोढ़ मिट्टी का यदि इलाका पहले तय करेंगे, जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, पहले जलोढ़ मिट्टी को आप लोग अपने मैप के अकॉर्डिंग देखिएगा। देखो आप लोगों को जलोढ़ मिट्टी बहुत ही कम इलाके में दिख रही है। फाइनली यदि हम डिसाइड करें तो मेन तरीके से 3 जिलों में दिख रही है, भिंड, मुरैना और ग्वालियर, हल्का सा दतिया ले लीजिए, बस सिर्फ आप लोगों का इन जिलों में जलोढ़ मिट्टी है और किसी भी इलाके में जलोढ़ मिट्टी नहीं है। मतलब कुछ तो स्पेशल है भाई इन जिलों में ना। भिंड, मुरैना, ग्वालियर वालों का पानी भी अलग है और इनके इलाके में कुछ तो अलग है कि जो मिट्टी पूरे देश में कहीं नहीं पाई जाती वो हमारे इलाके में पाई जाती है ना। मध्य प्रदेश में कहीं नहीं है, वो हमारे इलाके में है। तो इसका क्या इंपोर्टेंस है, क्या विशेषताएं देख लेते हैं भाई। राज्य के उत्तर पश्चिम जिलों में भिंड, मुरैना, शिवपुरी और ग्वालियर, मैंने बता दिया आप लोगों को। दतिया नहीं आ रहा है इसका मतलब इसमें, क्योंकि दतिया की थोड़ी सी सीमा मुझे टच होती दिखी, जो मैंने आपको मैपिंग पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग ये जो लाइन है वो दतिया को टच करती है, ये वाली। ओके, इन जिलों में पाई जाती है। इसे दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम आप लोगों का है इल्यूवाइल, इल्यूवाइल मिट्टी या दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम आप लोगों को क्या है, कौप मिट्टी या दोमट मिट्टी, ध्यान रखना है, ये इल्यूवाइल नहीं आता है। मृदा अपरदन, अपरदन क्या होता है, मृदा का क्षरण, मतलब अचानक से बाढ़ आ जाती है, मृदा का कटाव हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, अपरदन।
तो जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र में मृदा अपरदन या मृदा की रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। यह चंबल बहाव क्षेत्र के कारण होती है, क्योंकि चंबल नदी जब चढ़ती है तो मृदा का कटाव काफ़ी तेज होता है, क्योंकि चंबल का बहाव भाई बहुत ही ज़्यादा है। इस बात को आपको मानकर चलना होगा। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग विशेषकर भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर सबसे अधिक इससे प्रभावित हैं। ओके, अभी बात की जाएगी इसका निर्माण बुंदेलखंड नीच के ऋतु क्षरण तथा चंबल नदी द्वारा निक्षेपित पदार्थों से हुई। ये मैंने आपको बता दिया कि बुंदेलखंड में जो आप लोगों की नदी है चंबल, ये कहाँ से निकलती है भाई? कल मैंने बताया था मऊ जानापाव पहाड़ी इंदौर के पास से निकलती है, बताया था कि नहीं? तो मऊ से निकलती है। तो ये नदी जो आप लोगों की आती है चंबल, वो फाइनली आप लोगों का नदी का कटाव इतना भयानक होता है कि ये जलोढ़ मिट्टी मतलब कटी हुई मिट्टी या मिट्टी का अपरदान करके ले जाती है, क्षरण कर ले जाती है। क्षरण क्या होता है? मृदा का क्षरण, ऊपरी भाग में जो कण मौजूद है उनको अपने साथ बहा करके ले जाना, है ना। इसका निर्माण आप लोगों को ये पता चल गया है। जलोढ़ मिट्टी में जो है नाइट्रोजन, जैव तत्व, फास्फोरस की कमी होती है। यदि देखो जिसमें नाइट्रोजन की कमी उसमें दलहनी फसलों की तो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी प्रदेश के 30 लाख एकड़ क्षेत्रफल में पाई जाती है। तो फाइनली ये काफ़ी बड़ा एरिया जो है अपने आप में लेती है, लेकिन एरिया के अकॉर्डिंग आपको दिख नहीं रहा होगा 30 लाख क्षेत्रफल। इसका यदि पीएच मान क्या, तो जलोढ़ मिट्टी का यदि बात की जाएगा पीएच मान तो कितना होता है भाई? 7 से अधिक होता है। और जलोढ़ मिट्टी में बालू शिल्ट मृतिका का अनुपात आप लोगों को क्रमानुसार दिया है 50, 19, 6 और 29.4। फिलहाल हमने 2 मिट्टियों को पढ़ लिया है और तीसरी ये चल रही है आपके सामने, ये भी कंप्लीट होने वाली है। एक बार रिवीजन और करवा दिया जाएगा। जलोढ़ मिट्टी में यदि हमारे इलाके की बात करें ग्वालियर में, तो ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी में सबसे ज़्यादा जो तिलहनी फसलें मतलब सरसों गेहूँ की फसल सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इनको नाइट्रोजन की कमी और नाइट्रोजन की अधिकता से इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और इसकी उर्वरता बहुत अधिक होती है। उर्वरता के रूप में हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है और सरसों होती है, ठीक है। और फिलहाल यदि शिवपुरी की बात की जाए तो एक आंकड़े के अनुसार आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे भी फाइनली नहीं बोलूँगा, लेकिन अपने क्षेत्रीय तरीके से बोलूँगा तो गन्ने की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, ठीक। उर्वरता लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा होती है। अभी सिर्फ एमपी की 5 मिट्टियाँ ही आप लोगों की इम्पोर्टेंट हैं, जिनको मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा सकता हूँ। सबसे पहले साधारण काली मिट्टी जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया, गहरी काली मिट्टी पढ़ा दिया और जलोढ़ मिट्टी पढ़ा दिया और पीली मिट्टी पढ़ा दिया। अब हमारी 3 और बची हुई हैं, इनको हम पढ़ रहे हैं। इनमें से 2 हैं, एक पहला है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट क्या कहते हैं? इसे भाटा भी कहते हैं। भाटा आप लोग जानते हो, समुद्र में ज्वार और भाटे उठते हैं, पानी का उठना आप लोगों का ज्वार आना कहता है, उसका गिरना आप लोगों का भाटा कहलाता है। अभी छिंदवाड़ा बालाघाट जिलों में लगभग 70% में ये पाई जाती है। भाटा मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इधर से एक नदी आप लोगों को मैंने कल बताया था, सोना नाम से एक बांध बनता है, रुको दिखाता हूँ फाइनली। यहाँ तवा नदी जो आप लोगों की आती है छिंदवाड़ा से, आप लोगों की देखो ताप्ती निकलती है, छिंदवाड़ा से तवा निकलती है, तो वो क्या है? भाटा के साथ लेटेराइट मिट्टी लेकर के आते हैं, ठीक है। और फाइनली आप लोगों को बालुई मिट्टी, रेतीले भागों में जो मिट्टी होती है बालुई मिट्टी कहते हैं। बालू आप लोग जानते हो, पवन को, गर्मी पवन को हम बालू कहते हैं। बुंदेलखंड के कुछ भाग में रेत और बालू के मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, जो नीच ग्रेनाइट की चट्टानों से टूटने से निर्मित होती है। इस चार्ट के माध्यम से हम सीखेंगे मध्य प्रदेश के किस जिले में कितने प्रकार की क्या मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो मिट्टियों के वितरण की बात की जा रही है, तो मिट्टियों के वितरण की विशेषताएं क्षेत्र निम्न है। सबसे पहले हम जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे। जलोढ़ मिट्टी जो आप लोगों का है कार्बोनेट्स, मुख्य घटक के रूप में जलोढ़ मिट्टी में कार्बोनेट्स पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उत्तरी भाग में, मतलब ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी में। कोई बात नहीं, कुछ यदि पूछना हो तो पूछ सकते हो आप लोग कमेंट के माध्यम से। इसमें कमी किस किसी रहती है? फास्फोरस और जैविक तत्वों की कमी रहती है। प्रकृति इसकी उदासीन रहती है। उदासीन मतलब इसके पीएच मान फाइनली 7 होता है। ये भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी में पाई जाती है। और मुख्य फसल गेहूँ, गन्ना और कपास है। लाल पीली मिट्टी, लोहे के ऑक्साइड, कैल्शियम में मुख्य घटक इसका रहता है। नाइट्रोजन और ह्यूमस इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा, मीन्स उसकी कमी रहती है। और अम्ल से क्षारीय प्रकृति, अम्ल से क्षारीय प्रकृति का मतलब उसकी पीएच मान जो है 5.6 से 8 कुछ होता है, ठीक है।
तो 5 से सीधा 8 तक जाता है, तो इसका मतलब पहले अम्लीय होती है फिर क्षारीय हो जाती है। ओके, क्षेत्र इसका जो है बुंदेलखंड का पठार होगा। जिले मंडला, बालाघाट, शहडोल आदि के हिस्सा जो है इसके राइट आंसर होंगे। और मुख्य फसल जो आप लोगों की होती है लाल पीली मिट्टी में, वो आप लोगों का चावल की फसल होती है। लाल पीली मिट्टी आप लोगों को पता है कि यहाँ आप लोगों की पाई जाती है लाल पीली मिट्टी, तो इस वाले इलाके में आप लोगों का फाइनली चावल होते हैं। जलोढ़ मिट्टी आप लोगों को पहली बार जो पड़ी थी वो आप लोगों की यहाँ पाई जाती है। तो फाइनली इस इलाके में आप लोगों को क्या क्या होता है देख करके होता है, ये गेहूँ, चना और कपास। अब गहरी काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी कहाँ है आप लोगों का, ये है भोपाल वाले इलाके में। यहाँ मुख्य घटक क्या है भाई, लोहा, चूना और अम्लीय एशियल घुलनशील तत्व यहाँ पर पाए जाते हैं। फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैव तत्व की कमी रहती है। मतलब कहते हैं इसकी अम्लीय रहती है, मतलब पीएच मान 7 से कम रहता है। मालवा का पठार, सतपुरा क्षेत्र इसका विशेष रूप से लगता है। होशंगाबाद और हरदा जिले इसमें मूल रूप से आते हैं। भाई मूल रूप की बात कर रहा है तो यहाँ पर होशंगाबाद, हरदा नहीं, आप लोग का कुछ भाग जैसे की बात करें मूल रूप से होशंगाबाद और हरदा, ठीक है। फिर यदि आगे चलेंगे तो भाई नरसिंहपुर भी आ रहा है आप लोगों का, जबलपुर भी आ रहा है इसमें तो, है ना। और हरदा, खंडवा भी आ रहा है, खंडवा नहीं आएगा, खंडवा नीचे हो जाएगा थोड़ा सा, देवास आ सकता है ना। तो क्षेत्र काफ़ी लंबा है, खंडवा और हरदा उसमें इसीलिए लिखा गया है जिससे आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। ओके, इसमें गेहूँ, चना, तिलहन फसल और कपास इसमें आप लोगों का जो है मुख्य फसल के रूप में उपयोग होता है। साधारण काली मिट्टी की बात की जाएगी। साधारण काली मिट्टी जो आप लोगों का रहता है वो कहाँ कहाँ पाई जा रही है, देख लीजिए। साधारण काली मिट्टी आप लोगों का इस वाले इलाके में पाई जाती है, ऊपरी भाग में। क्षेत्र की बात करेंगे तो क्षेत्र यहाँ से हमको पता लग जाता है कि जो साधारण काली मिट्टी है वो उत्तरी मालवा, पठार, निमाड़ वाले क्षेत्रों में ये आप लोगों का रहता है। यहाँ जो है फास्फोरस, नाइट्रोजन, जैव तत्व की कमी रहती है। वो अधिकशीलता आपको बता दिया गया है कि किसकी अधिकशीलता रहती है, लोहा, चना एवं एशियल की अधिकशीलता रहती है। गुना, शाजापुर, सीहोर, उज्जैन, विदिशा, भोपाल, रायसेन आदि इसके जो है मूल जिले हैं। गेहूँ, चना, कपास, तुलसी, ज्वार जो इसकी मुख्य फसलें हैं। बात की जा रही छिछली काली मिट्टी की। छिछली काली मिट्टी आप लोगों का जो है लोहा, चना, एशियल की कमी, मतलब जो घुलनशील तत्व रहते हैं। छिछली काली हो, कोई भी काली मिट्टी हो, चाहे गहरी काली हो, छिछली काली हो, उसमें जो एशियल तो रहना है। और लगातार ये आप लोगों की पाई जा रही है छिछली काली या गहरी काली। बस आपको ध्यान नहीं रखना है मूल आप लोगों का मुख्य फसल कौन सी है। भाई साधारण काली मिट्टी है उसमें गेहूँ, चना, कपास, मूंगफली हो रहा है। छिछली काली उसमें गेहूँ और चावल हो रहा है ना। या गहरी काली में आप लोगों का ये हो रहा है, और साधारण काली में गहरी काली एक ही जैसा बताएगा उन लोगों के अकॉर्डिंग। छिछली काली की बात कर रहा है तो ये आप लोगों का छिंदवाड़ा, सिपनी, बैतूल इसमें मूल रूप से आते हैं। गेहूँ, चावल की खेती इस इलाके में वो काफ़ी ज़्यादा होती है। कछारी मिट्टी, भाई कछारी मिट्टी आप लोगों को दिख रही होगी, लेटेराइट दिया गया है, पर्वतीय कछारी मिट्टी, छिछली काली हो गया, गहरी काली। इसमें चलो इसमें दर्शाया नहीं है, लेकिन कछारी मिट्टी की बात कर रहा है तो फाइनली आप लोगों को इससे भिंड, मुरैना, ग्वालियर, मतलब ये वाली इलाके। जलोढ़ कोई कछारी मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ या कछारी मिट्टी इन दोनों में ही पाया जाता है। और जलोढ़ इसके सेम ही गेहूँ, गन्ना, कपास मुख्य फसल दोनों की एक जैसी हैं। और मिश्रित मिट्टी आप लोगों को बताया, मिश्रित मिट्टी इस इलाके में पाई जाती है। जी आप लोगों का कौन सा इलाका लगता है, टीकमगढ़, निमाड़, छतरपुर, पन्ना, सतना, दमोह, है ना। इन इलाकों में आप लोगों का मिट्टी जो है मिश्रित मिट्टी लगती है। और इनका मुख्य रूप से यदि बात की जाए कि मुख्य फसल तो आप लोगों का रहता है जो है ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज की जो भी फसलें रहती हैं इसमें मुख्य रूप से उनकी खेती जो है की जाती है। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आज के लिए मिट्टी का जो शॉर्ट वाला पार्ट था वो इसी तरीके से कंप्लीट किया जाता है। अब हमको कहाँ चलना है इसके एमसीक्यू की ओर, तो आप लोगों को कोई परेशानी तो कमेंट करके पूछ लीजिए। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता किस जिले में। तो सर्वाधिक साक्षरता की बात की जाएगी तो सबसे पहले जबलपुर का नाम आएगा। पहले स्थान पर जबलपुर, सेकंड स्थान पर आप लोगों का इंदौर आता है, थर्ड जो आप लोगों का है वो भोपाल ने ले रखा है, फोर्थ आप लोगों का बालाघाट और फिफ्थ आप लोगों का ग्वालियर। तो ग्वालियर कौन सा है, फिफ्थ स्थान है। साक्षरता जिले, साक्षरता क्या होती है, उस जिले में कितने पुरुष या स्त्री पढ़े लिखे हैं। ओके, मध्य प्रदेश में कितनी राज्यसभा सीटें, मतलब एमपी में कितनी राज्यसभा सीटें हैं। एमपी में यदि राज्यसभा सीटों की बात की जाएगी तो आप लोगों का कितना है, 11 है। यदि लोकसभा सीटों की बात की जाएगी तो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है भाई, लोकसभा सीटों की संख्या है 29। ओके, राज्यसभा सीटों की संख्या है 11 और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 29। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो बताइए भाई मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है।
मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है तो 3 बार शासन जो है लग चुका है। पहली बार जो आप लोगों का 29 अप्रैल 1970 को लगा था, 29 अप्रैल 1970 को, 29 अप्रैल 1977, ओके बोल देते हैं 29 अप्रैल 1977 को पहला लगा था। दूसरे की बात कर रहा है तो आप लोगों का 25 जून 1977 जो 29 अप्रैल से 25 जून तक लगा था। दूसरी बार जो आप लोगों का 18 फरवरी ऐसा क्या भाई, दूसरा जो आप लोगों का लगा था वो 18 फरवरी 18 फरवरी से 18 फरवरी 1980 को लगा था। और तीसरी बार जो आप लोगों का लगा था वो 15 दिसंबर 1992 को, 1992 को। पहले 3 साल का अंतर हुआ, फिर 2 साल का अंतर हुआ, 77, 80 और 92। थोड़ा सा इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, मध्य प्रदेश में एस्बेस्टस का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? बताइए भाई कौन सा जिला है? तो मध्य प्रदेश में यदि एस्बेस्टस का प्रमुख उत्पादक जिले की बात की जाए तो वो आप लोगों का कौन सा है? झाबुआ आप लोगों का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादक क्षेत्र घोषित नहीं है? और कौन सा क्षेत्र कोयला उत्पादक क्षेत्र घोषित नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो भाई इसमें जो आप लोगों का है वो पंडरपुरा आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी के साथ आपको जाना है। मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं? बताइए भाई मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं? देखो नेशनल पार्क की बात कर रहा है तो वर्तमान में यहाँ पर 10 हैं, वैसे 12 हैं लेकिन जो मान्यता हैं वो 10 हैं। और उनमें से नाम कुछ की मैं बताना चाहूँगा, जैसे बांधवगढ़ हो गया, आप लोगों का कान्हा किसली है, सतपुड़ा है, और आप लोगों का संजय नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, और बान बिहार आप लोगों ने सुना होगा, मंडला प्लांट, जीवाश्म नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच अभ्यारण्य का नाम भी सुना होगा आपने। इस तरीके से आप लोगों के शायद 10 अभ्यारण्य के समथिंग है, ओके। मध्य प्रदेश का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? बताइए भाई कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? देखो कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो नौरा देवी जो अभ्यारण्य आप लोगों का है वो सबसे बड़ा है। इसका एरिया जो आप लोगों का है 1197 वर्ग किलोमीटर है, 1197। नो, बांधव होगा, सही बोल रहा है, बांधव राष्ट्रीय उद्यान। इकबाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए भाई किस क्षेत्र में दिया जाता है? इकबाल पुरस्कार जो आप लोगों की बात कर रहा है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप लोगों का उर्दू लेखन के लिए इकबाल पुरस्कार दिया जाता है। इकबाल पुरस्कार जो आप लोगों का मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 86 में शुरू किया गया था, 1986 में। और इसमें पुरस्कार राशि के रूप में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने? 2 लाख रुपए, ठीक है। पुरस्कार राशि के रूप में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, काफी ज्यादा है, काफी अच्छी राशि है। वरहूत स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बताइए कौन से जिले में है वरहूत स्तूप? देखो वरहूत स्तूप जो आप लोगों का है वो सतना जिले में स्थित है। इसको मौर्यवंशी राजा अशोक ने 3वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था। तो निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने, सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। अशोक ने इसका निर्माण करवाया था 3वीं सदी में है। और जो है इसको 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ पर देखा। पहली बार मध्य प्रदेश में इसको अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 में इसको देखा था। डुबरी किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है? तो पुराना नाम बताइए भाई, डुबरी किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है? ये क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता था कि उसका वर्तमान, डुबरी का वर्तमान नाम क्या है ना, समझ रहे बात को। तो डुबरी जो आप लोगों का है वो संजय गांधी जो आप लोग राष्ट्रीय उद्यान है उसका पुराना नाम है। और यदि बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1981 में डुबरी राष्ट्रीय उद्यान की या संजय राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना की गई थी।
2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले किस जिले के हैं? भैया बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? जनसंख्या घनत्व आप लोग जानते होंगे, किसी विशेष इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो आप लोगों का डिंडोरी है। कौन सा है? डिंडोरी। अभी सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला डिंडोरी है। डिंडोरी की जनसंख्या घनत्व कितना था? 94 व्यक्ति पर किलोमीटर पर वर्ग किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा कहाँ का है? इसमें दिया नहीं है, BH मतलब भोपाल। भोपाल का सबसे ज़्यादा है, भोपाल का सबसे ज़्यादा है जो है 854 व्यक्ति पर किलोमीटर। 854 व्यक्ति पर किलोमीटर सबसे यहाँ भोपाल का है, और सबसे कम है डिंडोरी का 94 व्यक्ति पर किलोमीटर पर वर्ग किलोमीटर। कितने मंडल हैं बताइए भाई? 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने मंडल हैं बताइए? बिल्कुल सही है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जो है आप लोगों के 10 ही संभाग थे। 10 संभाग में आप लोगों का जो है ग्वालियर, भोपाल, चंबल, सागर, रीवा, शहडोल, उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम और जबलपुर आप लोगों के 10 संभाग वहाँ पर थे। संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो बताइए भाई संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट किस जिले में स्थित है? ये जो आप लोगों का बना हुआ है संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट आप लोगों का उमरिया में बना हुआ है। और यदि इसकी क्षमता बात की जाए कितने मेगावाट बिजली उत्सर्जित करता है, तो 1340 मेगावाट की बिजली जो है ये जनरेट करता है। 1340 MGW मेगावाट। ओके। शरद जोशी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? अब ये तो आप लोग आसानी से बता सकते हो भाई। शरद जोशी अवार्ड जो आप लोगों का है वो रिपोर्ट लिखना और बैंक के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है 1902 में मतलब 1992 में जो की गई थी। 1992 इसकी शुरुआत की गई थी। पुरस्कार राशि स्वरूप 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 1 लाख रुपए। तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं किसमें कितने रुपए दिए जाते हैं। तो 1 लाख रुपए काफ़ी होते हैं। ये क्लियर नहीं दिख रहा है लेकिन लाख लिखा हुआ है। ओके। घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य जो आप लोगों का MP के किस जिले में पड़ता है बताइए? घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य जो आप लोगों का है वो ग्वालियर जिले में स्थित है। ग्वालियर से जो है इसकी स्थापना की बात की जाएगी तो 1981 में इसकी स्थापना की गई थी, 1981 में। ओके। सैलाना वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बताइए भाई सैलाना वन्यजीव अभ्यारण्य MP के किस जिले में पड़ता है? तो सैलाना वन्यजीव अभ्यारण्य जो आप लोगों का है रतलाम जिले में पड़ता है। तो रतलाम जिले में आप लोगों का राइट आंसर होगा। और इसका क्षेत्रफल जो है 13 वर्ग किलोमीटर, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, 13 वर्ग किलोमीटर में है। उसमें खार मोर पक्षी का आप लोगों का रहता है, खरमोर पक्षी, खरमोर पक्षी, उसको संरक्षण के लिए इसको बनाया गया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए सैलाना वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया है जो मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के कौन से 2 पक्षी खतरे में होने के कारण बहुत सुरक्षा में हैं? बताइए भाई कौन से जीव हैं जो खतरे में होने के कारण बहुत सुरक्षा उनको दी जा रही है? भाई सोन और खरमोर आप लोगों का राइट आंसर होगा। ये दोनों पक्षी जो है संरक्षण के कगार पर हैं, लुप्त होने वाले हैं। इनके संरक्षण के लिए सरकार काफ़ी पुरस्कार भी देती है। ओके। तो ये आप लोगों का राइट आंसर होगा ए वाला, सोन और खरमोर आप लोगों को नाम ध्यान रखना है। दादा धुनी वाले थर्मल पावर प्लांट किस जिले में है? ये तो सीधा सीधा आंसर था कि किस जिले में है। दादा धुनी वाले थर्मल पावर प्लांट है ये आप लोगों को खंडवा जिले में था। श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिले में है? बताइए भाई सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिले में है? श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट जो आप लोगों का है वो खंडवा जिले में स्थित है। फाइनली ए आप लोगों का इसमें राइट आंसर है। और यह जो मध्य प्रदेश का जनरेटिंग लिमिटेड स्वामित्व में यह इंदिरा सागर बांध से पानी लेता है और 600 मेगावाट की बिजली बनाता है। कितनी? 600 मेगावाट की MV है ना। इसका 2015 5 मार्च 2015 को मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, 5 मार्च 2015 को मोदी जी ने इसका जो है उद्घाटन किया था। और आज का अंतिम क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? चलिए बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश का यदि
जो है राजकीय खेल की बात की जाए तो मल्लखंभ है, भारत का प्राचीन खेलों में से एक है। इसमें खम्भों को ऐसा गाड़ी जाता है, उसके ऊपर चढ़ा जाता है। इसी के साथ आज की क्लास जो है आप लोगों की कंप्लीट होती है। रेगुलर आप लोग आते रहिएगा। आज जो है रिशेड्यूल कर दिया था, ऐसा हो गया, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा और इसीलिए स्टूडेंट नहीं आ पाए, लेकिन आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार टाइम पर जो है प्रोफाइल जरूर चेक कीजिएगा। और रात में 9 बजे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ये क्लास स्टार्ट होने वाली है जल्दी ही, तो प्लीज़ आप लोग इसको इन्वॉल्व जरूर कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आप लोगों को तरीके से मैं पढ़ाऊँगा। काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें इंपॉर्टेंट रहती हैं और ये PDF आप लोगों को ग्रुप में अभी मिल जाएगा विद आंसर के साथ। ओके, चलिए इसी के साथ आज की क्लास को मैं कंप्लीट करता हूँ एंड मिलते हैं शाम को 7 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू मी, बाय। और हाँ, आप लोगों को दोनों से ही मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा।